So first of all, good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning, ma'am. And my dear students. Good morning, sir. Good morning, बच्चे. I will start with this thing. हिंदी या इंग्लिश? पहले मुझे ये बताओ. हिंदी. ठीक है. Mix. Okay. सबसे पहले मुझे ये बताओ, दशरथ मांझी का नाम किन्होंने सुना है? हाँ, दशरथ मांझी का नाम किन्होंने सुना है? सबने? कौन थे वो? द माउंटेन मैन। क्या किया उन्होंने? पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। कितना बड़ा रास्ता था वो? कितना चौड़ा? 9.5 मीटर चौड़ा था। और कितनी लेंथ थी उसकी? 110 मीटर। यानी जो एक आप रेस लगाते हो उतनी लेंथ में उन्होंने रास्ता बनाया। और कितना टाइम उन्हें लगा? 22 साल। 22 साल उन्हें लगे वो रास्ता बनाने में, अकेले हिम्मत करके। वही एक इंसान है जिनका नाम है आर्मस्ट्रांग पैनी। वो पोस्टेड है मणिपुर के अंदर, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने भी सेम चीज देखी कि लोगों के घरों तक रास्ता नहीं जाता। They are not able to reach the homes. रास्ता न जाने का मतलब ये है कि अगर कोई बीमार है तो उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, उसे हॉस्पिटल तक ले जाना पॉसिबल नहीं है। जो दशरथ मांझी ने देखा उनकी वाइफ के साथ जो हुआ, वैसा ही कुछ डेली बेसिस पे हो रहा था मणिपुर के अंदर। By his own efforts, he was able to create a 100 किलोमीटर रोड। 100 किलोमीटर का उन्होंने रोड बनाया जो कनेक्ट करता है मणिपुर से आसाम और नागालैंड। और उस गांव को उन्होंने मौका दिया पूरे देश से जुड़ने का। तो ये पावर होती है एक सिविल सर्वेंट की, ये पावर एक ब्यूरोक्रेट की है। आप चाहें तो आप बाहर रह के भी देश की सेवा कर सकते हैं, आप चाहें तो और ऊंचे लेवल पे जाके भी देश की सेवा कर सकते हैं। तो अगर आपके इरादे बड़े हैं तो सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, दैट अलाउज यू, वो आपको मौका देती है एक काम को बड़े स्तर पे करने का। So मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, how many of you want to be civil servant? मुझे रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। और कुछ लोग शायद हिचक रहे हैं बोलने में कि साइड वाला क्या सोचेगा। वो मत सोचो, क्योंकि जो करोगे वो अपने लिए करोगे। अगर आगे बढ़ोगे तो खुद के लिए आगे बढ़ोगे। क्यों बनना है वैसे सिविल सर्वेंट? तेज, थोड़ा तेज आवाज आनी चाहिए आगे तक। पैशन है, गुड। और टू सर्व अवर कंट्री, नाइस। एंड पैशन क्यों है वैसे? बचपन से घर में बहुत गरीबी देखते आए हैं, सोचे तो 4-5 पैसा आ जाए तो अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल सकती है। जिसे बोलते हैं ना 360 राउंड टर्न जो मिल जाता है, यू टर्न जो आपकी लाइफ को मिलता है, दिस सर्विसेज कैन प्रोवाइड। गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे ऊंची पोस्ट जो आपको ले सकते हो शुरुआत में, एक 21-22 साल का बच्चा, वो आपको इस एग्जाम के थ्रू मिलती है। आप स्टेट सर्विसेज भी दे सकते हो जिसमें आप एसडीएम या डीएसपी लगते हो, या आप यूपीएससी भी दे सकते हो जिसमें आप डीएम या एसपी लगते हो, जैसे सर एसपी है। सो आपको मौका देती है यूपीएससी। ये वो एग्जाम है जो आपको सबसे ऊंची पोस्ट पे लेके जाके रख सकता है। एक पर्सन है जिनका नाम है गोपाल जायसवाल। वो वाराणसी के हैं एंड उनके फादर रिक्शा चलाया करते थे। तो गरीबी देखी है उन्होंने फैसला किया था कि उन्हें जिंदगी में कुछ करना है। और ये फैसला उन्होंने तब किया जब वो अपने एक दोस्त से मिलने गए, 6th क्लास में जब वो थे, यानी 10 साल का बच्चा है। वो जाता है अपने दोस्त के घर पे, उसके दोस्त के फादर उससे पूछते हैं कि आप किसके लड़के हो? वो बताते हैं कि मैं नारायण का लड़का हूँ। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? वो कहता है मैं रिक्शा चलाते हैं। तो उसे बाहर निकाल देता कि तुम मेरे बच्चे से नहीं मिलोगे। उस बच्चे को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है जो मेरे साथ ये हुआ। वो टीचर से पूछता है कि व्हाट हैपेंड। तो टीचर ये बताता है बच्चे आपका बैकग्राउंड ऐसा था,
तो एक 10 साल का बच्चा बैकग्राउंड नहीं समझ पाता। फिर भी टीचर समझाता है कि देखो या तो तुम अपना बैकग्राउंड अच्छा कर लो, यानी तुम्हारे माता पिता कुछ अच्छा काम कर रहे हो, या तुम खुद इतना बड़ा कर दो कि तुम्हारे माँ बाप की पहचान तुम्हारे नाम से। तो उसने दूसरा रास्ता चुना। 12th के बाद ही वेंट टू दिल्ली। उनके फादर ने एक छोटा प्लॉट भी बेचा उनको पढ़ाने के लिए, एंड ही लिव्ड कहीं पे भी 3 बाय 7 के कमरे में रुके। एंड अपने पहले अटेम्प्ट में ही गॉट सिलेक्टेड, ही गॉट 48th रैंक। और 2 दिन पहले, यस ही डिजर्व दैट, जब रिजल्ट आने वाला था उससे 2 दिन पहले उसके फादर को एक कांस्टेबल ने मार के भगा दिया था कि तुम यहाँ नहीं बैठोगे, यहाँ रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है। उनके फादर एक्चुअली तबीयत खराब हो गई थी तो रिक्शा ठीक करने का काम करने लग गए, तो उनको वहां से हटा दिया था उस कांस्टेबल ने। 2 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो वही कांस्टेबल उससे माफी मांगने के लिए गए थे। तब उनके फादर को आइडिया लगा कि मेरे बच्चे ने शायद कुछ बहुत बड़ा कर दिया। और सिर्फ कांस्टेबल नहीं, वहां का एमएलए, वहां का एमपी और वो रिश्तेदार जो उनको कभी जानते भी नहीं थे, जो कभी मिलने भी नहीं आए थे, वो भी वहां पहुंचे। तो इस तरह से आपके जीवन पूरा बदल सकता है इस एक एग्जाम के थ्रू। और नॉट ओनली यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज से भी आप अपनी चीजें बदल सकते हो। एंड आई टेल यू, ये बेस्ट करियर ऑप्शन है। इफ समवन वांट्स टू डू एनीथिंग और लाइफ में सच में वो कुछ करना चाहता है तो बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग जगह काम करते हो, और आप जो चीजें देखते हो अपने आसपास कि ये चीज ठीक नहीं हो रही, यहाँ रोड नहीं बन रहा, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ विक्टिम आप पार्ट बनते हो उसके सॉल्यूशन का। आपको मौका मिलता है वहां काम करने का, उस चीज को सुधारने का, और आपको ये भी पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह की दिक्कतें आती हैं उन चीजों को सॉल्व करने में। सो इट्स अ वेरी गुड जॉब एक्चुअली। और सिर्फ वहीं तक नहीं रुकती है जॉब। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो आगे गवर्नर तक बने हैं। गवर्नर पता है स्टेट के? राज्यपाल। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो वो गवर्नर तक बने हैं, आरबीआई गवर्नर बने हैं। जैसे आज प्रेजेंट जो आरबीआई गवर्नर है शांतिकांत दास, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर। और जो बच्चे इनिशियल फेज में स्टार्ट करते हैं 21-22 साल की उम्र में जो बन जाते हैं वो सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं, यानी हाईएस्ट पोस्ट तक जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल तक जाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी वो इंसान है जो प्राइम मिनिस्टर सीधा नीचे आता है, या आप चीफ सेक्रेटरी बन सकते हो, वो इंसान जो चीफ मिनिस्टर के डायरेक्टली नीचे आता है। तो ये पोस्ट आपको अलाउ करती है अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचे तक जाना। एंड यू सी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जहां आप नौकरी ढूंढते हो वो वही खड़े होते हैं चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए, वो गवर्नर से मिलने के लिए खड़े होते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए खड़े होते हैं। तो मेहनत तो है इसके अंदर, पर मेहनत के साथ साथ दिस जॉब इज एक्चुअली डिजर्व्स योर अटेंशन, ये आपकी अटेंशन डिजर्व करती है जो। सो नाउ मेरा अगला क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट? कुछ बदला किसी का मन या नहीं? और कम हो गया लगता है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं एक हिचक रहती है, बट आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आती है चीज वो ये आती है कि करना क्या है इसके लिए। तो नेक्स्ट आप बच्चे ये कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम देते कहां है, कैसे देते हैं। तो ये एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और इसके अंदर जो एज क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 21 साल से 32 साल तक, 21 ईयर्स से 32 ईयर्स। तो आपको 11 साल लगभग मिलते हैं इस पेपर को क्रैक करने के लिए। एंड यू गेट 6 अटेम्प्ट्स, 6 अटेम्प्ट आपके पास है, यानी आप 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हो। उसके साथ साथ कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, तो एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो इन सब के लिए आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स भी यूपीएससी देता है। दूसरी चीज ये आती है कि इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यू नीड टू बी जस्ट ग्रेजुएट, यानी आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है। 40% मार्क्स के साथ आपको अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है एंड यू कैन गिव दिस एग्जाम। स्टेट सर्विसेज के अंदर तो आपकी एज 44 इयर्स तक भी जाती है, आप 44 साल तक भी उस एग्जाम को दे सकते हो, यानी आप चाहो तो पहले कोई और जॉब ज्वाइन करके उसके बाद भी आप स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बट एक बार आपको जीवन में जरूर इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, चाहे आप एक जॉब लेने के बाद करें या उससे कॉलेज में ही उसको करें।
बिकॉज ये एक्चुअली आपको अलाउ करती है अपने सोशल स्टेटस को ऊपर करने। जो लोग आपको शायद आपके फाइनेंशियल स्टेटस से आज देखते हैं कि ये तो बस यही कर रहा है, इससे आगे कुछ नहीं कर पाएगा, वो मौका देता है उनको दिखाने का कि आप जीवन में और भी बहुत कुछ कर सकते हो। वो आपके लिए एक तरह से इररिलेवेंट ही हो जाते हैं। When you become an IAS officer, when you become a bureaucrat, when you become an IPS officer, एंड जो एक्सपोजर आपको मिलता है जीवन में, जो काम करने का मौका मिलता है, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलता है, जैसे आर्मस्ट्रांग पाम है, सोचो कितने लोगों की जिंदगी उन्होंने बदल दी जब उन्होंने उसको कनेक्ट किया। एक और एग्जांपल है एलेक्स पॉल मैनन का। वो छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे। अगर आपने सुना हो तो 2012-13 के अंदर वन पर्सन वाज अबडक्टेड बाय द मास्ट, उनको किडनैप कर लिया गया था। दैट एलेक्स मैनन वाज दैट पर्सन। उन्होंने देखा कि एक गांव है छिंदवाड़ा, आई गेस नाम मैं शायद सही बोल रहा हूँ, छिंदवाड़ा ही है शायद, छिंदवाड़ा। तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। एंड उस गांव की क्या खासियत है, वो एक डैम के पास है, और डैम के पास होने के बावजूद भी वहां पे पानी नहीं है। वहां पे लगभग 75 फैमिलियां रहती हैं, यानी पॉलिटिकली तो कोई उनको देखेगा नहीं। तो वो 75 फैमिलीज में से 85% लोग, यानी लगभग 70 फैमिलियां बीपीएल के नीचे आती हैं। ये 2010 की बात है, बीपीएल के नीचे वो आती है। और बीपीएल के नीचे आने का मतलब खरीदना नहीं है, इवन खाने पीने तक की चीजें नहीं है उनके पास। ऐसी लगभग 50% फैमिली, यानी लगभग आप लगा लो 40 फैमिली ऐसी थी उसमें से जिन फैमिलियों के पास 6 महीने के बाद का राशन नहीं था। उन्होंने वहां इस चीज को देखा और वहां पे वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम शुरू किया, यानी पानी इकट्ठा करना। और उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना था, छोटी सी एक चीज करनी थी, तालाब बनवाने थे, लोगों को जागरूक करना था, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो वहां तक पहुंचानी थी। उसी से उस गांव की हालत चेंज हो गई थी। तो आप समझो एक भूखे के पेट में आप दाना डाल दो, तो वो एबिलिटी आपको सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो पोटेंशियल, वो पावर आप कह सकते हो, वो आपको देती है कि आप किसी की जिंदगी बचा भी सकते हो और बदल भी सकते हो। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ अ ब्यूरोक्रेट दैट दिस सर्विसेज प्रोवाइड्स टू। नाउ अब आई वाज दिस क्वेश्चन कि हम इसके लिए करना क्या है। तो पहली बात तो यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यूपीएससी में आज तक कोई धांधलेबाजी का केस नहीं आया। देयर हैज बीन नो केस ऑफ करप्शन विद यूपीएससी, यानी एक छोटे से छोटा बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, वो इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकता है, वो मेहनत करने की हिम्मत रखता है। और ऑब्वियसली डायरेक्शन आपको जरूर चाहिए उसके साथ, बट अगर आप मेहनत करने की काबिलियत रखते हो तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। गोपाल जायसवाल वाज द आइडियल एग्जांपल। उनके साथ 12th पास मूवी तो आपने देखी है, सबने देखी है, तो उनकी कहानी तो आपको पता ही, शायद बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आप गोपाल जी की कहानी देखना चाहो तो दिल्ली दूर नहीं है मूवी है, उसके अंदर वो कहानी है उनकी। तो जिंदगी मतलब आप कहीं से भी उठ के वहां तक पहुंच सकते हो, वो मौका आपको मिलता है इसलिए। तो अब इस एग्जाम का स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो यूजुअली फरवरी में ही आती है। तो 2 दिन पहले 14 फरवरी को आई थी। 14 फरवरी के बाद तो उसमें एग्जाम कैसे होगा, तो आप फॉर्म फिल करते हो। फॉर्म फिल करने के बाद आपका पहला एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि मई में होता है, मई के अंदर होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर आपके 2 एग्जाम्स हैं, एक है आपका जीएस और एक आपका सीसेट। तो जीएस के अंदर क्या है, जीएस के अंदर जनरल स्टडीज का पार्ट है, और जो सिलेबस आपका शुरू होता है 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स है। 6ठी क्लास की एनसीईआरटी बुक यानी 10th क्लास जो 10वीं के बच्चे की बुक है, वहां से शुरू होता है, और 12th क्लास की एनसीईआरटी तक वो सिलेबस जाता है। उसके साथ आपका करंट अफेयर्स है और कुछ रेफरेंस बुक्स है। तो बुक वाइज आपको ज्यादा मटेरियल की जरूरत नहीं है, पर हाँ समझ की जरूरत जरूर पड़ती है कि आप कुछ चीजों को समझे, रटे ना, कि कुछ अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसलिए नहीं कि वो हो गया बस। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलसी जो है वो क्यों नहीं वोट डाल सकता, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके लिए एग्जाम बहुत इजी हो जाता है, आपको समझ बनानी जरूरी है। तो पहला तो हो गया आपका जीएस। जीएस के अंदर आपके बेसिकली जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया जो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, देन साइंस एंड टेक, पॉलिटी, और उसके साथ आता है इकोलॉजी सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट। तो आपके 6 सब्जेक्ट बेसिकली रहते हैं जीएस के अंदर। उसके साथ आपका करंट अफेयर है जो आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं।
क्योंकि जॉब की प्रोफाइल भी वही है भाई। आप यूर एन आईपीएस ऑफिसर, तो आपको पता होना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना होगा। और आपको दिक्कतें भी लोगों की सॉल्व करनी है, वो एनसीईआरटी बुक में तो मिलेंगी नहीं, तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। तो वो तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए जो बच्चे करना चाहते हैं, और जो नहीं भी करना चाहते उनको भी न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम इसका आता है सीसेट का। सीसेट में मैथमेटिक्स, फिर उसके अंदर थोड़ी अंग्रेजी रहती है, और अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में भी रहता है। अब वो हिंदी में हो गया, पहले थोड़ा नहीं होता था, अब वो क्लियर हो गया। उसके साथ होता है रीजनिंग, और उसको क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं जितना उसको बताया जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि बच्चे उसको पढ़ते हैं, या मैथ्स उन्होंने पहले नहीं पढ़ा होता 10वीं तक, इसलिए उनको दिक्कत रहती है। तो जो आपका मैथ्स आता है वो 10th तक आता है, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ चाहिए 33% मार्क्स। फर्स्ट एग्जाम जो आपका जीएस है उसके आपके मार्क्स जुड़ते हैं, उससे कट ऑफ डिसाइड होती है, और वो भी अब ज्यादा नहीं जाती, 80 से 90 के बीच में ही जा रही है 3-4 सालों से। तो यानी आपको कुल मिला के 45 क्वेश्चन ही है जो ठीक करनी है काट पीट की। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1/3 से। तो आप एक लगा लीजिए कि काट पीट के आपके 45 क्वेश्चन अगर ठीक है तो आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स को क्लियर कर लो। एंड पेपर देखो कितना ही डिफिकल्ट हो, आखिर में कट ऑफ से डिसाइड होता है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर इजी तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, पर सिलेक्शन किस बच्चे का होगा? जो सही से पढ़ रहा है, वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी सारी किताबें पढ़ी, मैटर ये करता है कि आपने पढ़ा कैसे, ठीक है। अब प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो उसमें लगभग 13 से 15 हजार बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद आता आपका मेंस। मेंस वो एग्जाम है जहां से आपके मार्क्स जुड़ने शुरू होते हैं, जहां से आपकी रैंक बनती है, जहां से आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे। तो मेंस के अंदर आपके टोटल 9 पेपर है, 9 चीजों पे आपको देखा जाता है। पहले 2 पेपर है आपका, एक इंडियन लैंग्वेज जिसमें आप हिंदी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। दूसरा आपका एग्जाम होता है इंग्लिश का। इंग्लिश सॉरी पहले वाले में नहीं ले सकते, आप इंडियन लैंग्वेजेस कोई भी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, तेलुगु ले सकते हो, तमिल ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो। दूसरा एग्जाम होता है आपका इंग्लिश का, और ये दोनों क्वालिफाइंग है, 300 नंबर के होंगे, और इसमें आपको सिर्फ 25% नंबर चाहिए क्लियर करने के, यानी 75 नंबर से आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। इसके मार्क्स सही नहीं जुड़ते, पर ये देख रही होती है यूपीएससी कि आपको भारतीय लैंग्वेज आती है या नहीं आती, आप बेसिक कम्युनिकेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। पीछे तक वो मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच, गुड। देन नेक्स्ट आपका आता है जहां से आपके मार्क्स जुड़ते हैं, तो उसमें पहला एग्जाम आपका एसे का है। एसे के अंदर क्या रहेगा, आपका देखा जाता है कि आप चीजों को किस तरह से समझा सकते हो, आप रिलेट कैसे कर सकते हो। जैसे पॉवर्टी की बात है तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले पॉवर्टी इज द बिगेस्ट कर्स टू इंडिया, कि पॉवर्टी भारत की सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको ये समझाना है डिटेल में कि पॉवर्टी या गरीबी इस देश की समस्या कैसे है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो उसमें आप यूपीएससी आपको बोलता है कि आप फ्री हो, जो भी आपके विचार है आप लिख सकते हो वहां पर, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, चीजें वो लिखनी है जो आपने पढ़ी हो और उनको समझा, उसके हिसाब से आपने चीजें बनाई हो। होता ना कई बार कुछ चीजें होती है जब सोचते कि इतना ये क्यों नहीं कर देते, तो वो मौका आपको वहां मिलता है कि आप चाहो तो वहां एक्सप्रेस कर सकते हो, सिलेक्ट होगा तो आप उनको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। जैसे एलेक्स मैन पॉल ने किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटी छोटी चीजें की। ओनली थिंग क्या मैटर करती है कि उन्होंने ये देखा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, स्कीमों को इंप्लीमेंट करवाया अच्छे से। तो क्या थी, एक इंटेंशन थी चीजों को करने की, तो आपकी जो इंटेंशन उसको एक प्रारूप मिलता है, स्वरूप मिलता है इस सर्विसेज के थ्रू। तो पहला तो हो गया आपका ऐसे। दूसरा आपका होता है GS1। GS1 के अंदर आपका हिस्ट्री आता है, आपको डिटेल शायद सिलेबस मिल जाएगा, नहीं तो हम आपको पीडीएफ भी देंगे। तो GS1 आता है, GS1 के अंदर हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, देन यू हैव सोसाइटी। तो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। हिस्ट्री के अंदर आपका 1757 से लेके जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो उससे थोड़ा सा आगे पीछे करके लेकिन आज तक का 2023 तक का सारा सिलेबस आपका कवर होता है। तो इसमें प्री इंडिपेंडेंस भी आता है और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आता है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो देश की समस्याओं के ऊपर होते हैं। प्री इंडिपेंडेंस में पूछा जाता है कि किसने क्या क्या किया, या किस चीज से क्या फर्क पड़ा, कि गांधी जी का क्या रोल रहा इंडिया की इंडिपेंडेंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा भारत के आजादी के अंदर। तो ये सब चीजें किसमें पूछी जाती है, आपकी प्री इंडिपेंडेंस के। उसके जो नेक्स्ट चीज आती है आपकी ज्योग्राफी आती है।
तो ज्योग्राफी बेसिक आपसे पूछा जाएगा कि बेसिक फिजिकल प्रोसेसेस क्या है, देन इंडियन ज्योग्राफी क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है। झारखंड के अंदर इतने सारे मिनरल्स मिलने के बावजूद भी झारखंड इतना पीछे क्यों है? भाई देश का जितना भी मिनरल रिसोर्स है सारा झारखंड से आता है, राइट ना, 40%। और सारे मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोयला जिससे पूरे देश की बिजली चलती है वो झारखंड से ही आता है। फिर भी झारखंड ग्रो क्यों नहीं कर पा, आगे क्यों नहीं बढ़ पा? करप्शन, गवर्नेंस, बहुत सारी चीजें हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। तो इस तरह के सवाल आपसे वहां पे पूछे जाते हैं, ठीक है। देन सोसाइटी है कि हमारी सोसाइटी पीछे क्यों है, हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, वेस्टर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी सोसाइटी पे, राइट, किस तरह से अच्छा है हमारे लिए, किस तरह से बुरा है हमारे लिए, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी पे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सोसाइटी वाले पार्ट। इसके जो मार्क्स रहेंगे वो 250 रहेंगे, एसए के भी 250 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जीएस, वो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, गवर्नेंस उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, वो सारी आपके सेकंड पार्ट में, सेकंड पेपर में कवर होगी कि इलेक्शन कमीशन अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। परसों इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, असंवैधानिक बोल दिया। क्यों? क्या ये ठीक चलाना? यहाँ पे क्या करना होगा इलेक्शन फंडिंग को अच्छा करने के लिए? तो इस तरह के सवाल आपसे पेपर 2 में पूछे जाएंगे। उसके साथ आपका एक और टॉपिक है सोशल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो सोशल इश्यूज में आपसे पूछा जाएगा जो भी गवर्नमेंट सोशल स्कीम चला रही है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मनरेगा जो गवर्नमेंट ने चलाई है वो कितना असर डाल पा रहा है हमारे गाँव पे, वो उनको अच्छा कर पा रहा है या वो कुछ नहीं कर पा रहा। मिड डे मील स्कीम है उसने क्या इम्पैक्ट किया या उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती है पेपर 2 के अंदर। फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे जो आसपास के देश हैं उनके साथ हमारे कैसे संबंध हैं, उन संबंधों को अच्छा कैसे किया जाए, उन संबंधों को अच्छा करने में दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं आपकी जीएस 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट। देन आता है पेपर 3, वो है उसमें इकोनॉमिक्स आएगा, देन आपका साइंस एंड टेक आएगा, फिर आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी आएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा। तो इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरनेशनल जो आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपसे वही पूछे जाएंगे सवाल कि इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिया की कहाँ पे लैग करती है, पॉवर्टी इंडिया के अंदर ज्यादा क्यों है, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है एमएसपी से रिलेटेड उसका क्या असर होगा अगर एमएसपी हम दे दें, या फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए हमें क्या करना है। तो ये सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं पेपर 3 के अंदर, जीएस 3। देन नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक आता है। तो साइंस एंड टेक में आपसे कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप इसके मैकेनिज्म समझाओ कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, ये नहीं पूछेगा आपसे। मोटा मोटा डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, हम कोयले से दूर जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी हमारी कैसे हेल्प कर सकती है, उसको इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती है आपकी साइंस एंड टेक के अंदर। तो पूछा जाता है कि सैटेलाइट अगर हमने भेजी है ऊपर तो सैटेलाइट हमारे रूरल एरियाज को कैसे अच्छा करता है, हमारी गवर्नेंस को कैसे अच्छा करता है। देन यू हैव इंटरनल सिक्योरिटी कि हमारे देश में अंदरूनी जो समस्याएं हैं उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जो किससे रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो समस्या है। उसके बाद आपका लास्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे अभी साइक्लोन आया था, वेदर चेंज हुआ था ना यहाँ पे भी, तो इस सिचुएशन में साइक्लोन अगर आता है या ड्रॉट अगर होता है तो उसमें आप क्या बदल सकते हो, उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से आप उसको टैकल कर सकते हो। ये आता है आपका जीएस 3 के। लास्ट जो जीएस का पेपर है वो है आपका एथिक्स का। तो एथिक्स के अंदर बच्चे आपसे देखा जाता है कि एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ह्यूमन वैल्यूज, कंपैशन, कंपैशन समझते हो, संवेदनशीलता, ये सब चीजें आपके टेस्ट की जाती है, तो उनके बारे में पूछा जाता है आपसे। फिर उसके साथ आपको कुछ केस स्टडीज दी जाती है, जैसे कोई मान लो यहाँ पे दंगा हो गया तो उस दंगे में आप क्या एक्शन लोगे, या फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आप क्या एक्शन लोगे, राइट। आप डीएम हो एक सिटी के, तो आपके ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन है, तो उसमें आप कैसे उसको डील करोगे, या कोई ऐसी ट्रिकी सिचुएशन आ गई तो उसको आप कैसे डील करोगे। ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है एथिक्स के पार्ट 2 के अंदर। तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है।
एक आपका फिलोसफिकल पार्ट है जिसमें वैल्यूज, एटीट्यूड, ये सब चीजें देखी जाएंगी। दूसरा पार्ट आपका केस स्टडीज है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करोगे। रिएक्ट एक रॉन्ग वर्ड होगा, रिस्पॉन्ड करना सही होगा, क्योंकि रिस्पॉन्ड आप सोच के करते हो, रिएक्ट आप एकदम से करते हो, तो आपका रिस्पॉन्स उसके अंदर देखा जाता है। उसका लास्ट चीज जो उसमें आती है वो आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो लास्ट 2 पेपर है। 5 पेपर हमने देख लिए हैं और 2 आपके कौन से थे जो ऑप्शनल थे, वो आपके क्वालिफाइंग एग्जाम। लास्ट में आपका आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर रहते हैं, तो आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है तो उसको आपको डिटेल में पढ़ना है, तो उसके आपके 2 एग्जाम्स रहेंगे। तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका टेक्निकल, जिसे आई वाज एन इंजीनियर, सर वाज एन इंजीनियर, तो हमारे पास एक ऑप्शन तो है कि हम इंजीनियरिंग ले सकते हैं, जिसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखा था। दूसरा आपके पास ऑप्शन था लैंग्वेज सब्जेक्ट लेने का, कि अगर आप लैंग्वेज स्टूडेंट हो तो आप उर्दू ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, तमिल लैंग्वेज है तो तमिल ले लो, कन्नड़ा लैंग्वेज ले सकते हो, तो कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो और आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तीसरा आपका था ह्यूमैनिटीज, तो ज्योग्राफी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, तो ये सब सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो कैटेगरीज में से, एक ही आपको चूज करना है। और आपको पढ़ना कहाँ तक है, ग्रेजुएशन से थोड़ा सा ज्यादा पर पोस्ट ग्रेजुएशन से कम। तो एक आपने सब्जेक्ट सुना होगा बीए ऑनर्स, तो उस लेवल तक का आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो आप पढ़ रहे हो अभी वही आपका ऑप्शन में प्रिपेयर करवा देगा, अगर आप उसको अभी से सही से पढ़ते हो। तो जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ उस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ या ना सुनना है मुझे, नहीं आएगा। यस सर, गुड, रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो ऑप्शन आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। आप चाहो तो अपनी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ले लो, इफ यू फील कि नहीं ग्रेजुएशन में तो मैंने ये पढ़ लिया पर मैं चाहता हूँ दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ो। मान लो आप हिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, आपका मन है कि यार हिस्ट्री तो नहीं, मैं ज्योग्राफी पढ़ के देखता हूँ, तो आप ज्योग्राफी भी ऑप्शन ले सकते हो। उसके लिए मटेरियल भी अवेलेबल है, क्लासेस चाहो क्लासेस भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो, बुक्स तो हैं, तो आप कैसे भी उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो है पूरी स्कीम मेंस एग्जाम। तो ये सारा जितना बन जाता है 7 × 250 यानी 1750 नंबर का आपका 750 मार्क्स का आपका टोटल मेंस बनता है, जिसमें आपके टोटल 9 पेपर है, ठीक है। पक्का यही चाहिए था जवाब, बाकी बच्चे भी प्लीज जवाब दिया करो। उसके बाद लास्ट बच्चे आपका आता है पर्सनालिटी टेस्ट। व्हेन यू आर अबव द कट ऑफ, जो 13 से 15,000 बच्चे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया था उनमें से 3,000 बच्चे छांटे जाते हैं, इंटरव्यू कह लो या उसे पर्सनालिटी टेस्ट हो उसके, उसमें आपका इंटरव्यू रहता है बेसिकली यूपीएससी मेंबर के साथ। तो एक ही मौका है जो आपको मिलता है यूपीएससी में जाने का। मैं जितने बार क्लियर करोगे तब जा सकते हो, पर वो एक ही मौका है जब आप यूपीएससी में जा पाते हो या आप मेंबर बन के जा सकते हो। तो यूपीएससी में जाने का एक मौका आपको मिलता है, वहां पे आपको पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। उस पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि आपकी विचारधारा कैसी है, आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला गया तो आप कैसे काम करोगे। होता ना, प्रेशर डालते ही हम लोग दूसरे तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, पर जैसे प्रेशर आएगा वो कॉन्फिडेंस सारा का सारा साइड लाइन हो जाता है, उनको पता नहीं करना क्या है। और कुछ बच्चे जो चुप रहेंगे, पर जब प्रेशर आता है तो उसको अच्छे से डील कर लेते हैं। तो यूपीएससी यही देखता है कि प्रेशर वाली सिचुएशन में आप कैसे काम करते हो, आपकी विचारधारा कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों या औरतों के प्रति आपकी विचारधारा गलत वाली है, ऐसे लोग ना चूज कर लें जो पैट्रियार्कल थॉट से हम बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गरीबों के लिए आपकी विचारधारा अच्छी नहीं है, आपके अंदर कंपैशन ही ना हो, सिर्फ लकीर का फकीर हो, ये कानून में लिख दिया तो यही करना है। देखो यूपीएससी मतलब जो आप ब्यूरोक्रेसी में जाते हो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलती है, लोग डिस्क्रिप्शन को पावर समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब समझते हो कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो इसलिए दी जाती है आपको डिस्क्रिप्शन, ताकि आप उसमें सही काम कर पाओ, जैसे एलेक्स ने किया, राइट। ये आर्मस्ट्रांग पामे ने किया, उन्होंने लोगों के साथ जोड़ा और 100 किलोमीटर का रोड बना दिया। तो वो इसलिए आपको मिलती है ताकि आप चीजों को सही तरीके से कर पाओ, ठीक है। सो अभी तक का जो स्ट्रक्चर है वो सारा समझ आया सब बच्चों को? गुड। अब लास्ट जो चीज आती है वो ये आती है कि आपको तैयारी शुरू कैसे करनी है, तैयारी करें कैसे शुरू, कहां से शुरू करनी है। जिन बच्चों का मन है तैयारी करने का, हाउ दे कैन स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए बच्चे आप 6th क्लास के एनसीईआरटी से बुक्स पढ़ना शुरू करें।
6th एनसीईआरटी पढ़ो और देखो ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं पढ़ना, एटलीस्ट 17-18 साल के तो हो गए अगर फर्स्ट ईयर के अंदर भी हो। और 6th क्लास की बुक सिर्फ एक 10 साल के बच्चे की होती है, 10 से 11 साल के बच्चे, तो वो तो मेरे ख्याल से इजीली कोई बच्चा पढ़ सकता है। तो वहीं से पढ़ना शुरू करो, पहले 6th क्लास की बुक्स को पढ़ो, फिर 7th को पढ़ो, उसके साथ साथ आप पीछे जो एक आपके कुछ दिए होते हैं ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनकी भी आप बना लो, उनको भी आप डिटेल में आंसर लिख लिया, तो उससे आपके आंसर राइटिंग के साथ साथ शुरू हो जाएगी जो पेज पे काम होता है। तो 6th करो, 7th करो, 8th करो, 9th करो, 10th, फिर 11th करो। 11th क्लास में आपका थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाएगा और तब तक आप भी ग्रेजुएट होने की कगार पे हो। दूसरा क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, डेली एक अखबार पढ़ना है। और यूजुअली न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं वो या तो हिंदू प्रेफर करते हैं या इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करते हैं, पर अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो साथ में। और ऑनलाइन ही साइट्स अवेलेबल हैं आजकल, तो आप ऑनलाइन भी कहीं से भी डाउनलोड इसको कर सकते हो, उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो। और पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि आप पूरा न्यूज़पेपर में टाइम दिन भर का लगा रहे हो, आप चाहो तो पहले हेडलाइंस पढ़ना शुरू करो कि मोटी मोटी सुर्खियाँ क्या, वहां से पढ़ना शुरू करो, 10 से 15 मिनट में हो जाता है। फिर साथ में अपना एक हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ लो अगर हिंदी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ताकि आपको समस्याएं पता चले। फिर ऑनलाइन जैसे हम लोग भी